Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical Delight. I am Prakhar Dwivedi. Today we will discuss Workshop Calculus and Science Group 7 Level 1. Now let's start question number 1. If the perimeter of a semicircular protector is 36 cm, then its diameter is. क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर मीन्स चांदा, जिसको हम कोड बनाने के लिए जनरली यूज़ करते हैं, उसका मुझे पेरीमीटर दिया गया है कितना 36 पेरीमीटर। अगर हम चांदा बनाने की कोशिश करें तो इस टाइप से चांदा होता है। ठीक है, ये इसका ऊपरी पार्ट एक सर्कुलर की तरह हमको दिख रहा होगा, ये सर्किल। इसका अगर हम पेरीमीटर बात करते हैं तो क्या रहता है 2πr। इस सर्किल का पैरामीटर क्या हो गया 2πr। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस सर्किल का कितना पार्ट यूज़ कर रहे हैं, हाफ पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका πr। बट ये एक स्ट्रेट लाइन भी है जो हाफ सर्किल को ज्वाइंट कर रही है, तो इसका एरिया, इसको एक्चुअली हम डायमीटर मान सकते हैं इस सर्किल का, तो डायमीटर हमारा कितना होता है 2r। तो टोटल इस प्रोटेक्टर का हमारा जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया πr + 2r। ठीक है, अगर हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमको 36 सेंटीमीटर प्रोटेक्टर का मतलब पेरीमीटर दिया गया है, तो हम इसको πr + 2r बराबर 36। ठीक है, अब r की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है और पाई की वैल्यू तो मुझे जनरली पता ही होती है, तो r यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो पाई + 2 बराबर 36। r बराबर यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 36/पाई + 2। ठीक है, तो 36/पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3.14 + 2। अब r बराबर 36/3.14 + 2 करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5.14। 36 में 5.14 का जब डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा r बराबर आ जाएगा 7.003। बट आप क्वेश्चन में क्लियरली देख रहे होंगे हमसे क्या पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया है। तो डायमीटर d बराबर क्या होता है 2r। r बराबर की वैल्यू हमें दी गई है, r बराबर वैल्यू हमारी कितनी आई हुई है 7.003। तो 2r बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.003, तो कितना आ जाएगा 14.006। ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना निकल आया, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्यास पूछा था, तो डायमीटर कितना हो गया 14.006 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, हम अप्रॉक्सीमेट में ले लेंगे, तो राइट आंसर इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर 3/5 वैल्यू ऑफ टेन थीटा। क्वेश्चन में मुझे गिवन कितना है साइन थीटा दिया गया है और वैल्यू किसकी निकालनी है टेन थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3/5। तो लंब कितना हो गया हमारा 3 और कर्ण कितना हो गया 5। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब बटे आधार, तो देखिए हमारे पास लंब तो दिया गया है 3 है, बट आधार की हमारे क्या है ज़रूरत है, तो हम क्या यहाँ से फाइंड करेंगे आधार। तो आपको मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब की वैल्यू कितनी दी गई थी 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू सॉरी यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे कर्ण। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 9 तो कितना आ जाएगा 16। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा आधार कितना आ गया 4। अब हमको निकालना क्या है टेन थीटा, निकालना क्या है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लम बटे आधार। लम हमको पता था कितना था 3 और आधार कितना निकल के आया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर 1 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। An emitter has 20 division between 0 mark and 2 ampere mark on its scale. The least count of this emitter is। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एमीटर से हम 0 से 2 एम्पियर की करंट को मेज़र कर सकते हैं या नाप सकते हैं, और उसमें करंट मतलब एमीटर में कितने डिवीज़न है 20 डिवीज़न है, यानी कि 2 एम्पियर की करंट को हम 20 डिवीज़न से मेज़र कर सकते हैं। तो पूछ रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर इज, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम इस एमीटर से कम मिनिमम कितनी करंट को मेज़र कर सकते हैं। अब देखेंगे आप कि 2 एम्पियर को 20 डिवीज़न से मेज़र कर सकता है, यानी कि 2 एम्पियर को कितने डिवीज़न से मेज़र कर रहे हैं 20। ठीक है, 2 एम्पियर को कितने डिवीज़न से मेज़र कर रहे हैं 20। तो एक डिवीज़न को कितने एम्पियर मेज़र करेगा तो 2/20, यानी कि 0.1 एम्पियर। यानी कि कह सकते हैं कि एक डिवीज़न, यानी कि 20 डिवीज़न 2 एम्पियर को मेज़र कर रहे हैं, तो एक डिवीज़न कितना मेज़र कर सकता है 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो द लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर इज कितना हो गया 0.1 एम्पियर। आंसर 3rd इज राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस ऑफ फॉर डीसी सर्किट इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि डीसी सर्किट के लिए शुद्ध इंडक्टेंस की प्रतिक्रिया क्या है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है F बराबर 0। ठीक है, तो अब पूछ रहा था रिएक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस सर्किट है तो उसमें इंडक्टेंस क्या होता है XL, और XL बराबर क्या होता है 2πfL। ठीक है, 2πfL। अब F की वैल्यू कितनी है 0, तो XL बराबर क्या हो जाएगा, जब आप F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो XL बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर 1 इज राइट। नाउ नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + kx + 4 = 0 इज 2, यानी कि ये इक्वेशन दी गई है 2x² + kx + 4 = 0, उसका एक रूट है 2, देन द अदर रूट इज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण जब x² दिया गया तो इसके 2 रूट्स होंगे। मान लेते हैं कि इसके 2 रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा। इसके 2 रूट्स कौन कौन से हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कौन से रूट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वैसे जनरली द्विघात समीकरण क्या होती है उसको लिख लेते हैं ax² + bx + c = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसमें जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा इंटू मतलब अल्फा और बीटा, इसके 2 रूट्स हैं। अब इस समीकरण से या इस इक्वेशन से हम जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं 2x² + kx + 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे होंगे a बराबर कितनी वैल्यू आ रही है 2, b बराबर कितनी वैल्यू आ रही है k, और c बराबर वैल्यू कितनी आ रही है 4। ठीक है, तो a बराबर 2 है, b बराबर k है, c बराबर 4 है। आप सभी जानते होंगे कि ये फार्मूला होते हैं द्विघात समीकरण में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक रूट, चाहे आप अल्फा ले लें चाहे बीटा ले लें, किसी भी इन दोनों फार्मूले में किसी भी एक फार्मूले में एक रूट की वैल्यू आप पुट करके यहाँ से दूसरे रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन में इसको रख के हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रूट कितना है 2 है, तो अल्फा की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 ले लेते हैं, प्लस
बीटा हमें निकालना ही है, ठीक है। 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, माइनस के अपॉन ए बराबर क्या है 2। बट आप यहाँ पूछ रहे होंगे कि के की वैल्यू क्या आएगी, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा से हम इसको यहाँ से बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्या करते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी अपॉन ए। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन समीकरण आ जाएंगे तो हम किसी भी मतलब अननोन उसका कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हमने उस को हमें रिमूव करना पड़ा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा हमको निकालना है। सी की वैल्यू भी पता है कितनी है 4 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। तो दूसरे रूट की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आंसर 4 इज राइट। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ नैंड गेट आर यूज टू फॉर्म एन एंड गेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम नैंड गेट का यूज करके, मतलब कितने नैंड गेट का यूज करें जिससे कि एंड गेट बन जाता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी एक टेबल बना के समझाते हैं। देखिए, मान लिया ये नैंड गेट है, मतलब एक टेबल बनाते हैं, ये नैंड गेट, ये नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं नॉट, ठीक है, एंड और एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा, नॉट एंड और एक्सॉर और एक्स नॉट, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 3 2 5 4, ठीक है, हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इस इक्वेशन मतलब इस टेबल से हम क्या सीख सकते हैं। ये नैंड गेट है, ये नॉर गेट। अगर हमें नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट यूज़ किए जाएंगे 1। अगर नॉर गेट से हमें नॉर गेट से नॉट गेट बनाना है तो कितने गेट नॉर गेट यूज़ होंगे 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नैंड गेट का यूज़ करके हम कितने नैंड गेट का यूज़ करके एंड गेट बना सकते हैं। तो देखिए नैंड गेट यहाँ है, एंड गेट यहाँ है, तो कितने नैंड गेट का हम यूज़ करेंगे 2, ठीक है। कितने नैंड गेट का यूज़ करेंगे 2, तो आंसर सेकंड इज राइट। कौन सा आंसर, सेकंड इज राइट, ठीक है। ये टेबल आपको बिल्कुल याद रखनी है और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी जो सीरियल है नॉट एंड और एक्स और एक्स नॉर, इनको मतलब फोकसली याद लर्न करना है, और नैंड और नॉर को, ठीक है, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएंगे तो पूरी टेबल का बनाना हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A transformer is used on 120 volt line to set up the voltage up to 2400 volt. If the number of primary turns is 75, then number of secondary turns is, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके हमने प्राइमरी पे 120 वोल्ट अप्लाई किया है और उस 120 वोल्ट को स्टेप अप करके वो 2400 वोल्ट कर दे रहा है। उसके प्राइमरी में टर्न्स हैं 75 और सेकेंडरी में टर्न हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे यार, एक ट्रांसफार्मर में बहुत ही फेमस फार्मूला है V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 इक्वल टू K, ठीक है। ये सभी जानते हैं, V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K, ठीक है। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमको क्या पता है, V2 पता है, V1 पता है और N1 पता है, ठीक है। तो V2 की वैल्यू कितनी है 2400, V1 की वैल्यू कितनी है 120 वोल्ट इक्वल टू प्राइमरी में टर्न पता है यानी कि N1 की वैल्यू पता है, ठीक है। और हम N2 की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, N2/N1। N1 की वैल्यू कितनी है 75, ठीक है। अगर हम यहाँ से N2 निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, 120 से 0, 2 12 2 ज़ा 24, 20
N2 बराबर 75 इंटू 20, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएंगे 1500, ठीक है। तो N2 बराबर क्या आ गया 1500, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आंसर थर्ड इज राइट, क्या 1500 टन्स हमारे सेकेंडरी में होंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब इसमें और भी ऑप्शन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, थोड़ा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, इसका फार्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सेकंड है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, एक्चुअली बल्क मॉडुलस से हम डिफाइन करते हैं कि मान लिया किसी भी वस्तु पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके आयतन, आयतन का मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या स्ट्रेस लगाने से क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो यही बल्क मॉडुलस यही बताता है कि उसके आयतनात्मक मतलब जो आयतन के बदलाव से के अंदर प्रतिबल व विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। यानी कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, ठीक है। बट यंग मॉडुलस क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी आसानी से स्ट्रेस की जा सकती है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या बताता है कि कोई वस्तु कितनी आसानी से स्ट्रेस की जा सकती है, ये यंग मॉडुलस बताता है। इसको हम किससे, सिग्मा एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला है वो टेंसिल स्ट्रेस अपॉन टेंसिल स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गए, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए परफेक्टली रिजिड बॉडी हैज यंग मॉडुलस। अभी हमने आपको समझाया था कि यंग मॉडुलस क्या डिफाइन करता है कि किसी भी वस्तु को हम कितनी आसानी से खींच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, परफेक्टली रिजिड बॉडी, यानी कि रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब कठोर है, तो हम उसको बिल्कुल खींच ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन आंसर 4 इज राइट, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन फर्स्ट ऑर्डर पुली नंबर ऑफ रोप्स रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ मूवेबल पुली। यानी कि बोल रहा है कि घिरनी के प्रथम चक्र में आवश्यक रस्सियों की संख्या चलने वाली घिरनी की संख्या की कितना होंगी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर पुली होती कैसी है, सबसे पहले आपको डायग्राम से समझ आते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पुली होती कैसी है, ठीक है। ये मान लिया एक पुली लगी हुई है और ये इस पे एक रोप बंधी हुई है, ठीक है, और एक ये गई हुई है रोप, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं। पावर का मतलब किसी मोटर से इसको हम घुमा रहे हैं। ये यहाँ पर रोप लगा हुआ है और ये यहाँ पर बेट हमारा लटका हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर पुली हो गई है, ठीक है। यहाँ से हम पावर लगा रहे हैं, ये इस बेट को हमको उठाना है और यहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें पूछ रहा है कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये हमारी क्या है, मूवेबल पुली है, ठीक है। मूवेबल मतलब घूमने वाली पुली है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, स्थिर पुली, ठीक है। इसमें एक मूवेबल है एक स्थिर है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर पुली नंबर ऑफ रोप्स रिक्वायर्ड इज नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो यहाँ पर मूवेबल पुली कितनी है, एक है, ठीक है। और रस्सी भी आप देख रहे होंगे, ये रस्सी यहाँ से चल रही है रोप्स और यहाँ पर आके ये पूरी एक है। तो यानी कि इन फर्स्ट ऑर्डर पुली नंबर ऑफ रोप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो आंसर सेकेंड इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एन 82 ओम प्लस माइनस 10% रेजिस्टेंस हैज लोअर लिमिट वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 82 ओम प्लस माइनस 10%, ये एक्चुअली 10% है क्या, 10% आपको क्या शो करता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि किसी अगर मान लिया 82 ओम को किसी मीटर के द्वारा अगर हम मेज़र करते हैं, ठीक है, तो वो जो मीटर है वो कितनी कम 82 ओम को कितना कम भी नाप सकता है या कितना ज़्यादा नाप सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 82 ओम, 82 का 10% अगर निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8.5
8.2 ओम, ठीक है, 8.2 ओम आएगा, यानी कि 82 का 10% 8.2 ओम हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लोअर लिमिट वैल्यू, तो लोअर लिमिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम बात करें लोअर लिमिट वैल्यू की, 82 माइनस 8.2 ओम, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 82 में से जब आप इसको माइनस करेंगे 73.8 ओम, ठीक है, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी आ गई 73.8 ओम, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है। बट अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि इसकी अपर लिमिट वैल्यू कितनी होगी, तो हमें क्या सिर्फ लिटिल चेंज करना होता, क्या 82 प्लस 8.2 ओम, ठीक है, तो ये क्या आ जाता 90.2 ओम, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट वैल्यू कह सकती है, मैं बोल सकता है, या हमारा अपर लिमिट वैल्यू बोल सकता है, तो वो हमको यहाँ पे बस क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 1100 टू ग्रे कोड, यानी कि हमें बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं बाइनरी नंबर और ग्रे जो नंबर होते हैं वो हमें डिजिटली नंबर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में वही यूज़ करते हैं, इसको हमें चेंज करना है ग्रे कोड में, ठीक है। इसका वैसे तो लेंदी मेथड भी होता है, बट हम शॉर्ट मेथड इसको समझाते हैं कि कैसे इसको चेंज करना है। ये हमारा बाइनरी नंबर दिया गया है, ठीक है, और बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में चेंज करने के लिए हम वैसे तो उसका एक्सऑर गेट का यूज़ करते हैं, बट हम एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लिया कोई बिट दी गई है आपको, मान लिया 4 बिटें आपको दी गई हैं, B0, V1, ठीक है, V2 और V3, ठीक है, ये 4 बिट दी गई। इसमें हम B0 को हम क्या बोलते हैं, LSB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। B3 को क्या बोलते हैं, MSB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब मान लिया ये 4 डिजिट की हमको बाइनरी नंबर दिया गया है, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो हमें MSB दिया गया है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, कैसे, B3, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद वाला जो नंबर यहाँ पर आएगा उसको क्या करते हैं, ये B3 और B2 के साथ क्या करते हैं, एक एक्सऑर का ऑपरेशन ऐड कर देते हैं, यानी कि B3 एक्सऑर ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं, एक्सऑर B2, ओके। नेक्स्ट, अब किसके बाद, इसके बाद जो बिट आएगी उसमें क्या करेंगे, B2 और B1 के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज कर देंगे, एक्सऑर यूज कर देंगे। सेम लाइक कि B1 और B0 के बीच में हम क्या यूज करेंगे, एक्सऑर गेट, एक्सऑर का ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। जो हमारा MSB है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, फिर उसके बाद जो बिट आएगी उसमें हम एक्सऑर का ऑपरेशन यूज करेंगे, B3 एक्सऑर B2, फिर नेक्स्ट बिट में B2 एक्सऑर B1, नेक्स्ट बिट में B1 एक्सऑर B0, ठीक है, या B0, जो भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1100 को हमको क्या चेंज करना है, ग्रे कोड में चेंज करना है, ठीक है। अगर आपको ये वाला मैंने जो एग्जांपल लेके समझाया वो क्लियर हो गया, तो अभी 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। यहाँ पर MSB क्या है, 1, MSB क्या है 1, ठीक है, और LSB क्या है 0, ठीक है। एक चीज़ होती है एक्सऑर में, अगर हम देखें एक्सऑर में होता क्या है, अगर हमारी सेम डिजिट है, ठीक है, एक्सऑर में हमारे 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट का अगर एक्सऑर है और दोनों इनपुट पे हम सेम नंबर यानी कि सेम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा, क्या आएगा 0। और अगर डिफरेंट इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। एक्सऑर में अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट 0, अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, MSB एज इट इज कॉपी कर देनी है, कॉपी कर दी 1, ठीक है। अब जो डिजिट बची हुई हैं, ठीक है, अब जो डिजिट यहाँ पर बची हुई हैं कौन कौन सी, 1 0 0, इसमें क्या यूज़ करना है, ऑपरेशन एक्सऑर, ठीक है। 1 और 1 के बीच में पहले स्टार्ट करेंगे, MSB से ही स्टार्ट करेंगे, बट MSB को कॉपी कर देंगे पहले। तो 1 और 1 के बीच में क्या लगाना है, एक्सऑर लगाना है। अब सेम डिजिट सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 0, ठीक है, नेक्स्ट बिट में 0 आ गया। अब इसके और इसके बीच में लगाएंगे, 1 और 0 डिफरेंट इनपुट है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 0 और 0 सेम इनपुट है
ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर आ गया 1010। ऑप्शन 2 इज राइट। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर यूज ऑन 220 वोल्ट is rated at 3 kilowatt. For safe working, the cable carrying connection to it should be able to carry at least। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, 220 वोल्ट सप्लाई उसको दी जा रही है और वो कितना कंज्यूम कर रही है 3 किलोवाट। ठीक है, पावर को कंज्यूम कर रही है। अगर इस इलेक्ट्रिक केटल को हमको यूज़ करनी है तो इसके लिए जो हमारी केबल हमको लानी होगी वो कितनी, मतलब एटलीस्ट कितनी करंट को कैरी कर लेगी। ठीक है, मतलब कितनी करंट उसमें से फ्लो होगी या कितनी एम्पियर की हमको केबल लानी होगी। चलिए देखते हैं। 220 वोल्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आई निकालते हैं, करंट निकालते हैं कि इतने वोल्ट और के लिए कितनी करंट लगेगी या इतनी पावर के लिए कितनी करंट की आवश्यकता होगी। तो P बराबर बी आई होता है, तो आई बराबर क्या हो गया आई बराबर क्या हो गया P अपॉन V। ठीक है, तो P हमारा कितना है 3 किलोवाट यानी कि 3000। B कितना हो गया 220। ठीक है, तो I बराबर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 3000 अपॉन 220 तो आएगा आपका 13.63। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो कह रहा है सेफ वर्किंग। अब मान लिया 13.63 की तो हमारी करंट फ्लो होनी है, बट अगर आप इतनी एम्पियर की केबल ले आएंगे तो वो जल जाएगी। मान लिया कभी कुछ भी हल्का सा लोड एक्सटेंड हो गया या तो वो क्या हो जाएगा जल जाएगी। तो इसलिए हमेशा कभी वायर या केबल लाते हैं तो जितने हमें करंट उसमें से फ्लो करानी है उससे ये सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उतने एम्पियर की करंट लगाते हैं। तो इसमें सेफ्टी फैक्टर हमारा कितना होगा 1.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 एम्पियर करंट आएगी। ठीक है, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक केटल 220 वोल्ट सप्लाई से 3 किलोवाट की इलेक्ट्रिक केटल को चलानी है सेफ वर्किंग मोड में तो हमें कितने एम्पियर की करंट केबल लानी होगी 15 एम्पियर की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट। ओके, क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलॉय इज ठीक है, एलॉय मिश्र धातु। मिश्र धातु एक डैश डैश होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। प्योर मेटल मतलब शुद्ध धातु, मिक्सचर ऑफ मेटल इन एनी प्रोपोर्शन, धातु का मिश्रण किसी भी अनुपात में। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है कि अगर कोई एलॉय है उसमें क्या करते हैं, प्योर मेटल होती है एलॉय, या धातु का मिश्रण किसी भी अनुपात में, या धातु का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में, दो अधातु का मिश्रण। देखिए ये नीचे ये फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, ये तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज होंगे, धातु का मिश्रण किसी भी अनुपात में या धातु का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्यों? इसका रीजन ये होगा कि कोई भी अगर हमें मिश्र धातु मान लिया बनानी है, मान लिया हमें ब्रॉस बनाना है तो कॉपर प्लस जिंक का यूज़ करेंगे, 60+40 के रेशियो में ही यूज़ करेंगे। तो धातु का एक निश्चित रेशियो होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रेशियो लेके चलेंगे। मान लिया किसी में 60 और 40 का रेशियो चाहिए, अगर हम 40 और 60 का रेशियो कर देंगे, चेंज कर देंगे तो वो कोई और मिश्र धातु में मिल जाएगी जो हमारे लिए यूज ही नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर जो धातु मुझे चाहिए उसका एक कॉन्स्टेंट रेशियो होना चाहिए, क्योंकि तभी वो मिश्र धातु बन पाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टेम्परेचर ऑफ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड इज। ठीक है, कह रहा है कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको सेंटीग्रेड पे चेंज करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, फेमस फार्मूला है C/5 बराबर F माइनस 32/9 K माइनस 273/100। इसके आगे एक और टर्म होती है र्यूमर R/4 का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला सभी फेमस फार्मूला है, सिंपल है, बट हमको ज़रूरत कितनी है, फ़ारेनहाइट को सिर्फ किस में चेंज करना है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो C/5, एफ का कितना दिया गया है 122 माइनस, ठीक है 32/9। ठीक है, जब यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये कितना आएगा, 122 माइनस 32 करेंगे तो 90 आएगा।
ठीक है, और 90/9 तो ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो C बराबर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो क्या आ जाएगा 50 सेंटीग्रेड। ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन इन मीटर ऑफ 4.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या करा है कि हमको कुछ नहीं करना, फाइंड द डायमेंशंस इन मीटर ऑफ 4.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। हम सबको वेरी इजी, सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही दे रहा है कि 4.75 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है 4.75 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल क्यूब। ठीक है, तो 10 जब हम 10⁻⁻2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके, क्लियर, इजी था क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 एंड 3x + y = 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके दो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो हम दो तरीके से इसमें खेल सकते हैं। क्या करते हैं, या तो ऑप्शन के थ्रू इसको खेल लें। ठीक है, चारों ऑप्शन रख के पुट कर दें दोनों इक्वेशन में, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन में वेरीफाई कर दे वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लिया फर्स्ट ऑप्शन से खेलते हैं 1 1, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1, 1 2 × 1 2 और वाई की जगह 1 2 + 1 3 को फर्स्ट में तो ये वेरीफाई कर गया। सेकंड में भी वेरीफाई करके देखते हैं 3 × 1 3 और बाई वन रखते हैं 3 + 1 = 4, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन दोनों इक्वेशन में क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया हमारा। बट अगर आपको दूसरी तरह से निकालना है तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है 2x + y = 3 और 3x + y = 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हमारा कांस्टेंट जो है वो मतलब सेम है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर क्या लिख दो सब्सट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। ठीक है, हमको पता है जब घटाते हैं दोनों इक्वेशंस को तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशंस होती है उसके साइन को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। 3x में से 2x माइनस किया तो -x बराबर, ये तो कट हो जाएंगे। 4 में से 3 गया -1, ये गया x बराबर क्या आ गया 1। क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लिया फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 × x = 1 + y = 3, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 3 - 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 1 × मतलब 1, 1 हमारे ये x और y की वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, या तो आप ऑप्शन से खेल लें या हमारा इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जैसा आपके पास टाइम हो। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल फ्रॉम द गिवन डायमेंशन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूछा है, ये सिलेंड्रिकल दिया गया है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको इसका फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला लर्न क्या, आपको फार्मूला निकाल भी सकते हैं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे एक सर्कल बना हुआ है, ऊपर एक सर्कल बना हो गया है। अब अगर हम सर्कल का एरिया देखें, ठीक है, तो क्या होता है πr² होता है। अब 2 सर्किल हैं तो यहाँ से क्या किया जाता है 2πr² हो जाएगा, 2πr² प्लस। ठीक है, अब ये 2 सर्किल का एरिया तो आ गया, बट ये वाली लाइनें बची हुई हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, अब इसका भी जब हम निकालेंगे, इसमें हाइट भी दी गई होगी तो इसका इसमें ऐड करते हैं, इसका 2πr(h). ठीक है, जब यहाँ से हम क्या करते हैं 2πr को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कोष्टक में आ जाता है r+h, बट जनरली हमने आपको याद रखने के लिए ये बता दिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आता है 2πr(h + r), ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2πr(h + r) था,
2πr h प्लस आर था, ठीक है। तो उसमें वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है 3.14 होती है, प्लस 2πr, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर देखिए यहाँ पे क्या है 25 सेंटीमीटर, ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, 25 सेंटर, और एच दिया गया है, ये हमारी क्या है एच, और ये हमारी क्या है आर, ठीक। तो ये हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो 2πr हमारा कितना हो गया 25, ठीक है। और ये क्या हो गया एच 40 प्लस 25, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं टू, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 65 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है 10,205 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, बस इसमें क्या है फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 55 एंड साइन 35 माइनस कॉस 55 कॉस 35। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसका, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। क्या होता है साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस वी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए की जगह कितना है 55 और बी की जगह कितना है 35, ठीक है। ये देखिए साइन ए साइन बी कॉस ए और कॉस बी, तो ए प्लस बी की जगह कितना है आपको पता है, ए बराबर 55, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस ए बराबर क्या आ गया 55, बी बराबर क्या आ गया 35, ठीक है। तो 55 35 बराबर कितना हो गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड बाय 125 वाट एलईडी बल्ब व्हाइल वर्किंग फॉर 18 आवर अ डे। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 25 वाट की एलईडी है, वर्किंग है, ठीक, कितने घंटे काम कर रही है पर डे 18 घंटे काम कर रही है, तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, ठीक है, यूनिट्स, कितने यूनिट को कंज्यूम करेगी। यानी कि एक दिन में अगर हम 25 वाट की एलईडी को 18 घंटे जलाते हैं तो कितनी बिजली की खपत होगी, ठीक है। वेरी सिंपल, करना क्या होता है, यूनिट आप जानते होंगे, यूनिट को किस में मेजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किलो वाट हावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम फार्मूला को ड्राइव करना चाहें, किलोवाट पावर होती है, दी गई है हमको, हावर मतलब टाइम, हावर मतलब टाइम, वो भी हमको दिया गया है कितने 18 घंटे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है, यूनिट बराबर या किलोवाट आवर जो भी लिख लो 25 वाट, अब हमको चाहिए किलोवाट आवर, क्योंकि यूनिट किलोवाट आवर में होती है, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हावर कितने हैं 18, ठीक है, आवर हमारे कितने हैं 18। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 25 40, ठीक है, उसके बाद 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 और 9, फिर इसको डिवाइड करेंगे 0.4 और 5, यानी कि 0.45, ये हमारी क्या आ जाएंगी किलोवाट आवर ले लो, या हम इसको क्या लिख सकते हैं किलोवाट आवर, या फिर हम इसको यूनिट लिख सकते हैं 0.45 यूनिट, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 225 seconds current of 0.85 ampere flows across it having potential difference of 15 volt, find the energy dissipated by the resistor। ओके, वेरी इजी, मतलब कह रहा है कि मतलब 225 सेकेंड के लिए एक 15 वोल्ट की बैटरी अगर हम लगाते हैं, उसमें से 0.85 एम्पियर की करंट फ्लो होती है एक रजिस्टर में, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, यानी कि कितनी एनर्जी रजिस्टर से निकले या खर्च होगी, ठीक है। तो देखते हैं, मान लिया एक 15 वोल्ट की बैटरी है, ये इससे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक, यहाँ से क्या है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 15 वोल्ट है, और यहाँ से 0.85 एम्पियर की करंट निकल रही है, बस कुछ नहीं, एनर्जी डिसिपेट के लिए क्या फार्मूला होगा, W बराबर P इंटू टी, ठीक है। टाइम हमको दिया है 225 सेकेंड, पावर निकालनी पड़ेगी, P बराबर क्या होता है VI,
बी हमारा 15 है, आई हमारा 0.85 है, टाइम हमारा 225 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हमारा क्या कहा जाता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 2868.75 जूल। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज, अप्रॉक्सीमेट में ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm is connected across secondary winding with secondary voltage as 225 volt. Then find its primary voltage if current drawn is 5 ampere. Firstly, read question carefully. डेटा देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमको रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम, वो भी सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग से 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज दिया गया है 225, करेंट ड्रॉन इज 5 एम्पियर, वो भी ठीक है। इफ करेंट ड्रॉन इज 5 एम्पियर यानी कि करेंट ड्रॉन यानी कि प्राइमरी करेंट दी गई है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, प्राइमरी वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं जिससे वेरी क्लियर होगा। आप ट्रांसफार्मर का डायग्राम तो सभी लोग देखे होंगे, इस टाइप से बनता है। ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1 और ये N2। ठीक है, और यहाँ पर V1 अप्लाई करते हैं, यहाँ से V1, यहाँ पर हमको V2 मिलता है। V2 हमारा कितना दिया गया है, 225 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 ओम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करंट निकालते हैं, सबसे पहले क्यों करंट निकालते हैं उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, वो तो आप समझ गए होंगे जो मैंने डायग्राम बनाया। क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है N2/N1, जो हम आपको पिछले भी बता चुके हैं, N2/N1 V2/V1 बराबर I1/I2। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, देन फाइंड इट्स प्राइमरी वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टेज मतलब V1, और हमको दिया क्या क्या है, I1 दी गई है, I2 नहीं पता है। ठीक है, N2 भी नहीं पता, N1 भी नहीं पता, बट B2 पता है। देखो B2 पता है, B2 पता है, B1 फाइंड करना है, I1 दिया गया है और I2 हम फाइंड कर लेंगे। तो यानी कि इस पोर्शन को हम उठा लेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए I2 निकाल दे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, I2 में मैंने आपको दिखाया था 225 वोल्ट से 30 ओम कनेक्ट है। ठीक है, तो I2 बराबर क्या होता है, B/I, तो B/R, 225/R का मतलब 30। तो I2 अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो I2 की वैल्यू आएगी 7.5 एम्पियर। ओके, ठीक है, I2 आ गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, I2 आ गया, फार्मूला लगाते हैं सीधे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, B2/B1। ठीक है, B2/B1 बराबर I1/I2। तो B2 हमको दिया गया है 225। ठीक है, B1 हमको फाइंड करना है, I1 हमको दिया गया है 5 एम्पियर, I2 हमने निकाला है 7.5 एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसको ये 50 हो जाएगा, 5 से कटा 10 और 1 5, फिर 5 से 5 2s और 5 3s। ठीक है, 2/3 आ गया। यहाँ से क्या करते हैं, B1 निकालते हैं। तो B1 बराबर यहाँ से निकालेंगे, B1 को इधर ले जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3337 यानी कि 337.5 वोल्ट। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11011। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो लॉन्ग मेथड है कि क्या करें, 11011 को लिख के उसमें 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0 से 3 से मल्टीप्लाई, इस टाइप से वो लॉन्ग मेथड है। बट हम यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। करना क्या है कि सबसे पहले ये लिखना है, क्योंकि 1 2 4 8 और 16 जितने आपके पास वर्ड हों, ये आते कहाँ से हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, ये इस टाइप से लिखते हैं। अगर हमें ऐसे लिखना भी नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई, जो सेकंड मेथड है, बट उस पर नहीं जाते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, 1 जो हमको बाइनरी नंबर दिया गया उसको लिखते हैं यहाँ पे 1 1 0 1 और 1। ठीक है, ओके,
अब देखते हैं, जो जीरो है उसको नहीं ऐड करना है, जितने पे 1 1 दिया गया उन्हीं नंबर्स को यहाँ से ऐड कर लेना है। देखो यहाँ पे 1 है, 16 + 8 + 2 + 1, ठीक है। तो 16 और 8 24, 24 + 2 26 एंड +1 27। तो क्या आ गया, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, अब देखिए ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वेरी इजी है, बट ये फिटर जो भी अदर ट्रेड्स हैं उनके लिए ये इजी इतना नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ट्रेड थ्योरी में भी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बट फिर भी स्टिल वट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट शोन बिलो। नीचे दिखा, ठीक है, ये फिगर दिया गया C1 C2 C3। जानते होंगे कि जो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो उसमें फार्मूला होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, एडिंग कर देते हैं, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, 1/R1 या +1/R2 ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। बट रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स क्या होता है, कैपेसिटेंस में जब सीरीज में होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, बट अगर पैरेलल में है तो सीधे यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि सारे कैपेसिटेंस कैसे हैं, पैरेलल में, तो वेरी इजी, सीधा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, ठीक है, ऐड कर देते हैं, 22 + 41 + 52 क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे 22 + 41 + 52, बस जस्ट इसको ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 115 फैरेड, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इफिशियंसी, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन एंड कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन। फाइंड द efficiency of 220 kVA transformer at full load having full load copper and iron loss as 1.85 kilowatt and 1.2 kilowatt with 0.18 पावर फैक्टर। ओके, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो वैसे ही सिंपल है। क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसकी इफिशियंसी निकालनी है। ट्रांसफार्मर कितने का है, 220 kVA का है, उसमें जो कॉपर लॉस हो रहे हैं वो 1.85 किलोवाट हो रहे हैं, और जो आयरन लॉस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 1.2 किलोवाट हो रहे हैं, और पावर फैक्टर 0.80 पावर फैक्टर दिया गया है। ओके, डाटा हमको गिवन डाटा पता लग गया है। ट्रांसफॉर्म इफिशियंसी का फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर में, ये इंपॉर्टेंट है, रेटिंग एस क्या होती है, रेटिंग एस इंटू पावर फैक्टर, ठीक है, अपॉन एस इंटू पावर फैक्टर, एस क्रॉस पावर फैक्टर प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ठीक है। बस करना क्या है, इसको हमें आयरन लॉस, इसमें हमें क्या वैल्यू पुट करनी है इंटू 100। अगर हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना, बस इसमें जस्ट जो हमें डाटा गिवन है इसमें पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर को मिलना है। ओके, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऊपर क्या था, एस था, एस हमारा कितना दिया है, 220। ओके, पावर फैक्टर हमारा क्या है, 0.80, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 220 इंटू 0.80, जीरो का कोई प्लस कॉपर लॉस कितना है, 1.85 प्लस ये सारे किलोवाट में है 1.2, ठीक है, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा इफिशियंसी में कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 176 ऊपर आएगा, क्योंकि 220 में 0.8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 176, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 179.05, ठीक है, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इफिशियंसी है परसेंटेज में वो आएगी 98.29%। ओके, नाउ ऑप्शन 2 इज राइट, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ -1011 एंड -0011। ओके, तो इसमें -1011 एंड -0011, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या करते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं,
2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद इसमें आंसर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके, और 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज क्या करते हैं, पहले 1s में बदलते हैं, 1s में क्या करते हैं, जो भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 को 0 में, 1 को 0, मतलब रिवर्स करते जाते हैं, 0 का 1, 1 का 0, इसको भी चेंज करते हैं। उसके बाद 2s में करने के लिए हम +1 ऐड कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर आयरन कोर इज हैविंग ए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 700 if two similar coils having 150 turns each are bound on iron core which is having area of cross section 5 cm square having magnetic path of 40 cm, then find the mutual inductance between the two coils। ठीक है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन को समझना इस ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा है एक सर्कुलर आयरन कोर है, यानी कि सर्कुलर आयरन कोर है ये। ठीक है, ये दोनों सर्कुलर आयरन कोर है, दोनों की रिलेटिव परमिबिलिटी 700 है, टू सिमिलर। ठीक है, दोनों में 150 टन पड़े हुए हैं, इसमें भी 150 टन, इसमें भी 150 टन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैग्नेटिक पाथ, जो इसका मैग्नेटिक पाथ बन रहा होगा, जो लिंक हो रहा होगा, वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसके बीच में हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो दो सर्कुलर कोर के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है वो है एम बराबर होता है म्यू नॉट, जो क्या होती है, परमेबिलिटी होती है स्पेस की, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर N1 N2 और एरिया। ठीक, अपॉन लेंथ, जो हमारा मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है, वो आएगा L। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब हम म्यू की वैल्यू रख देंगे, कितना होता है 4 पाई, पाई का मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, म्यू नॉट हो गया। म्यू आर की अगर बात करें, म्यू आर हमें डाटा गिवन है 700। ठीक, तो 700 इंटू N1 हमको पता है, दोनों में 150 है। ठीक है, दोनों में कितना है 150 इंटू 150 इंटू एरिया हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर। कितना है 40, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 40, नहीं सॉरी, एरिया हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आएगा 5 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 या इंटू 10⁻⁻2, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में लेंथ हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फार्मूला याद करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, जो एरिया हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बराबर, सिंपल है, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से एम बराबर आ जाएगा 0.247 मिली हेनरी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट एफ। वेरी इजी, आप सभी जानते हैं जो बेसिक गेट हमारे होते हैं, नॉट, एंड, और। ठीक है, नॉट, एंड और। नॉट में क्या होता है, जस्ट इन्वर्टर की तरह वर्क करता है कि अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं तो हमें ए बार मिलेगा, यानी कि 0 दे रहे हैं तो 1 मिलेगा, 1 दे रहे हैं तो 0 मिलेगा। एंड में क्या होता है, एंड में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए इंटू वी होता है। और में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये 2 1 और 2 हमारे कैसे हैं, एंड गेट लगे हुए हैं। ठीक है, और 3 हमारा क्या है, और गेट, मतलब थर्ड हमारा जो है और गेट लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखो, दोनों इनपुट क्या है, ए बी, और एंड गेट में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, ए बी, यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट सी डी, और यहाँ पर क्या है ई इनपुट। अब ये तीनों इनपुट कहाँ पे गए, और गेट पे, और गेट पे क्या होता है एडिशन, तो ए बी प्लस सी डी प्लस ई, यह बराबर क्या हो जाए, ए बी प्लस सी डी प्लस ई। ऑप्शन 2 इज राइट। क्लियर, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ फ्यूज रेटिंग 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर, विच फ्यूज इज एडवाइजेबल इफ पावर इज 1500 वॉट विद वोल्टेज एज 220 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है कि अगर 220 वोल्टेज की बिजली के लिए 1500 वाट है तो फ्यूज़ कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, घरों में जैसे फ्यूज़ लगाते हैं लोड के हिसाब से, तो देखते हैं कोई पावर कितनी है 1500 वाट है। करंट निकालते हैं सबसे पहले, करंट बराबर यहाँ से क्या होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो पावर है 1500 और वोल्टेज हमारा क्या है 220।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब क्या कहता है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करंट आएगी वो कितनी आएगी 6.81। और सेफ्टी फैक्टर हमने पिछले भी बताया था कितना होता है 1.1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5। अब देखिए 7.5 एम्पियर की करंट की तो ज़रूरत पड़ेगी, इससे कम करंट तो फ्लो होएगी नहीं। अब 3 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे तो वो जैसे ही 7.5 एम्पियर तुरंत मेल्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर का लगाएंगे तो भी मेल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन किसका बचता है 15 एम्पियर का, क्योंकि 7.5 एम्पियर की करंट में 15 एम्पियर का अगर फ्यूज लगाएंगे तो वो हमारा चल जाएगा, बट 3 एम्पियर और 5 एम्पियर को लगाते ही दोनों मेल्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन, रीड केयरफुली। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर सोर्स 75 किलोवाट ऑफ कैरियर पावर, फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड पावर एट 75% ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, ठीक है। कह रहा है कि एक ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ट्रांसमीटर से, वो 75 किलोवाट की पावर कैरियर पावर करता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेडिएटेड पावर। ओके, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि जो कैरियर पावर दी गई है पीसी, वो हमारा कितना दिया गया है 75 किलोवाट। ओके, ठीक है। मॉड्यूलेशन हमको दिया गया मॉड्यूलेशन म्यू 75%, ठीक है। कितना दिया गया 75%। इसको अगर हम चेंज करते हैं 75/100 करते हैं इसको, तो ये आ जाता है 3/4। क्यों? 25 3 और 25 4 3/4 पीसी और म्यू आ जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है रेडिएटेड पावर निकालनी है। क्या निकालना है रेडिएटेड पावर। इसको रेडिएटेड पावर या हम ट्रांसमिटेड पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेडिएटेड पावर फार्मूला होता है, रेडिएटेड पावर का फार्मूला जो होता है ये होता है पीटी कह लो या पीआर कह लो। पीआर रेडिएटेड पावर जो होती है, पीआर बराबर पीसी जो हमारी कैरियर पावर है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर का मतलब जो हमारा मॉड्यूलेशन दिया गया है अपॉन 2, ठीक है। तो पीआर बराबर पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। पीसी हमारी कितनी है 75 किलोवाट, ठीक है 75 किलोवाट। 1 प्लस म्यू आर की वैल्यू कितनी है हमने निकाली थी अभी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। क्लियर? अब देखते हैं जो पीटी थी हमारी, जो पीआर थी 75, ठीक है। 1 प्लस 3 का, अब 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/60 और इंटू 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 75 इंटू, अब ये 32 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 32 एंड 9, तो ये कितना आ जाएगा 41/32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 96.09 किलोवाट। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 इज राइट। क्लियर? ओके, तो ये लेवल 1 हमारा फिनिश हुआ, ठीक है। गिव योर फीडबैक, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके।